नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि एक मंत्री ने इंदिरा गांधी जी को अपमानित करने की चेष्टा की है। हमारी मांग यह थी कि वे अपने वक्तव्य को वापस लें और खेद प्रकट करें। देश की संसद में अंबेडकर जी का अपमान और राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। विधायकों को बिना नोटिस के निलंबित किया जाता है। दिल्ली में अभी तक सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई है उस पर खेद प्रकट किया गया है। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें, अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अंबेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से तीन लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? वार्ता आप लोगों ने तोड़ी है, जो सहमति वो तोड़ी है आप लोग। प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेद प्रकट कर दिया। लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया। हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने, पारिक ने रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, हमला बोलते हुए कहा कि प्रयागराज, समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे? उन्होंने कहा कहां था? मैं तो कुंभ में घूम रहा था। 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाले भी सर आगे क्या जिंदा होगा? अरे बैठिए हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक
अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्टर्ब उन्होंने ढूंढ करके उनके परिवार वालों से दिला दिया। एक बार में 3 बार दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था, वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है। जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलग टिप्पणी मत। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि आप पार्टी ने कोशिश की थी कि सीएजी रिपोर्ट पेश न किया जाए, इसलिए वे शोर मचा के सदन को भंग करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उन्हें निकाला है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली की विधानसभा को कैग रिपोर्ट पेश करने में 10 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब पेश हो गई है तो कानून संबंधी कार्रवाई होगी। वॉकआउट नहीं किया है। उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला है। और मैंने तो अपने भाषण में बोला है कि हम चाहते थे ओपोजिशन अंदर रहे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करें, लेकिन सीएजी का डर इतना है, जेल जाने का डर इतना है कि बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत नहीं है, ये तो कानून संबंधित बात है। और दुर्भाग्य है कि दिल्ली की विधानसभा को 10 साल इंतजार करना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने में, लेकिन अब टेबल हो गई है तो निश्चित तौर पे जो है आगे कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। अभी सिर्फ एक ही टेबल हुआ है, इसमें बहुत। हाँ, विधायक गोपाल राय ने कहा कैग रिपोर्ट पेश की जाए और उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का जो फोटो हटाया गया, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है। देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे 2 राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद? अभी टेबल होने दीजिए, फिर अपनी बात रखेंगे। सर मैं भी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने पर कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है कि बहस हो। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को उकसा रहा है। यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी। देश में लोग राजस्थान के बारे में क्या सोचते होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार चाहती नहीं है कि वहाँ बहस हो हाउस के अंदर, वो खुद प्रवोक कर रही है विपक्ष को। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष जो है वो प्रवोक कर रहे हैं विपक्ष को, जिससे कि कोई इश्यू बन जाए और हाउस के अंदर हाउस चले नहीं, उनको जवाब नहीं देना पड़े, क्योंकि वो जवाब दे नहीं पा रहे, ना क्वेश्चन वर्क में ना बहस के अंदर। तरीका नया निकाल दिया है कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दो जिससे कि बहस हो ही नहीं वहां पर, वरना कोई कारण नहीं है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि आप जिद करके बैठो, ये शब्दों में आप माफी मांगो, ये कोई कायदा नहीं होता है।
माफी मांगने वाला, सॉरी फील करने वाला, खेत पकड़ कर रहा है, दुख हुआ मुझे, यही हमने तो आज तक देखा। हमारी सरकार थी तब हमारे वक्त में कई लोग मालूम निकले होंगे, आए वापिस बातचीत करी, उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का है या खेत पकड़ करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। यहाँ तो कोई मुलजिम बना रखा हो दुतासा को, वो ढंग का बिहेव हो रहा है हाउस के अंदर, और जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा करी कि बाहर धरना देना पड़ रहा सबको। नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लोग क्या सोचते होंगे राजस्थान के बारे में, देश में। उसके अलावा इनको समझ में आ नहीं रही, क्योंकि लगता है कि मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, लगता है। क्योंकि ध्वनि जो आती है, ध्वनि कभी आती है कि सीएम चाहते हैं कि ये इश्यू समाप्त हो जाए, और स्पीकर साहब है वो व्यक्तिगत इसको लेके बैठे हुए हैं कि भाई इस प्रकार के कमेंट्स कर दिए मेरे बारे में, या चढ़ गए मेरे ऊपर, यहाँ पर टेबल तक आ गए। तो ये स्थिति में चले उधर, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो लोकतंत्र तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं एक मैसेज देने के लिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अब मैसेज दे, धरना, प्रदर्शन। कल प्रदर्शन शानदार हुआ हमारा, कार्यकर्ताओं को बहुत शॉर्ट नोटिस पे राजस्थान भर के लोग आ गए। तो ये लोकतंत्र के कार्य जो हम निभा रहे हैं, बस ये मैं कह सकता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम की संभावना और प्रगति से जोड़ने का एक महाअभियान है। वाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, इंडस्ट्री लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की आजकल आदत बन गई है कि सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता ये सब देखती है और उसके आधार पर ही अपना फैसला करती है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर लालू जी कहते हैं कि झूठ नापने की कोई मशीन हो, तो अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध और पानी का पानी उस समय ही हो जाता। और उन्होंने कहा कि झूठ बोलने लालू यादव के पूरा परिवार
केवल झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोले बताएं तो। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है, जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़े। लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते। 24 नवंबर को संभल में हुए हिंसा पर संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि अभी तक 80 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं और जो चार्जशीट हैं वो भी दाखिल कर दी गई है। शेष जो आरोपी प्रकाश में आए हैं उसकी तलाश जारी है। जितने भी आरोपी हैं कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके आधार पर उन्हें सजा मिले। उन्होंने कहा कि उस समय सीसीटीवी कैमरे में जितने लोग कैद हुए हैं उनमें से कई लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने पोस्टर चिपकाए। उन्होंने कहा और हमें उनके नाम भी नहीं पता। अगर वो लोग मिल गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और फिर चार्जशीट लगाई जाएगी। सर 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, किस तरह की कार्रवाई सर अब तक अमल में लाई जा रही है? अभी तक 80 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं और जो चार्जशीट है वो दाखिल भी हो चुकी है। शेष आरोपी जो प्रकाश में आए हैं उनकी तलाश जारी है और जितने भी आरोपी हैं प्रयास रहेगा कि उन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड उनको मिले। सर जो मुख्य आरोपी इसमें पूरे नाम दर्ज किए गए थे, अब तक गिरफ्तारी चल रही है, क्या सर इन लोगों पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी? यदि आवश्यक हुआ, अभी आयु की जांच चल रही है और यदि आवश्यक हुआ तो वो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है, पोस्टर भी संभल में लगाए गए हैं कई क्षेत्रों में, तो सर किस तरह से इनको चिन्हित किया जा रहा है? जितने लोग उस समय सीसीटीवी में, कैमरे में, ड्रोन रिकॉर्डिंग के अंदर कैप्चर किए गए थे, उसमें से काफी लोग मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने पोस्टर चस्पा किए थे और हमें उनके नाम भी कईयों के पता नहीं है। यदि वो लोग मिलते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और फिर चार्जशीट लगाई जाएगी। सर जिस तरह से आरोपियों की चिन्हित किया जा रहा है, क्या सर सीओजी पे भी आपको मैसेज आ रहे हैं लोगों को चिन्हित करने के लिए? लोगों के वैसे तो उनकी जानकारी गुप्त रखी जा रही है, लेकिन क्या कार्रवाई इसमें सामने आ रही है? हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो हम जो आईओ जांच कर रहे हैं उनके पास भिजवा दी जाती है और हमारे कप्तान साहब इसकी सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं
प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा की जाती है और किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को जो एक बार उस कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुका है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जितने भी आरोपी हैं, जो मेन आरोपी नाम दर्ज किए गए हैं, सर उनके घरों पर क्या बुलडोजर भी चलाया जाएगा? वर्तमान में जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां जिन्होंने अतिक्रमित कर रखी थी उनके ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई कर खाली करवा रहे हैं और यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश जो जारी हुए थे उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के सीएम ऑफिस से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का मामला प्रकाश में आया। काफ़ी हंगामा हो रहा है इसको लेकर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान के निर्माता कौन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा है कि सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। आज तक अपने 11 साल में उन्होंने न तो प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई और न ही राष्ट्रपति की। अब वे हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर वहाँ लगी है, लेकिन झूठ बोलना आपका चरित्र है। अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। और एक बार संविधान को जरा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फ़ोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश करें। और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फ़ोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।